अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बाद पहले हम बात कर लेते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल में अपने को क्या क्या दिखने वाला है। आप समझो एक जरूरी बात, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम किधर था, वेंट्रल की डॉर्सल? किधर था, वेंट्रल साइड पे ना। हमारा किधर होता है, डॉर्सल पे। जब भी आप किसी भी एनिमल का डिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहला नियम होता है कि एनिमल के नर्वस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या है, एनिमल का नर्वस सिस्टम को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पर है, तो इसलिए कोई भी ऑर्गन, वो भले ही हमारी बॉडी में एकदम डॉर्सल क्यों ना हो, पर डॉर्सल साइड से आप बॉडी कैविटी को काट नहीं सकते हैं। क्या डॉर्सल साइड से कभी ऑपरेट करेंगे, नहीं। अब ठीक है, स्किन पे कोई फोड़ा फुंसी है तो बात अलग है, वो तो आप जहां होगा वहीं करोगे। पर अगर इंटरनल ऑर्गन के मामले में काम करना है, जहां आपको बॉडी वॉल को काटना पड़ेगा, तो क्या हमारे मामले में ये काम कभी भी डॉर्सल साइड से किया जाता है, नहीं। इसीलिए जब आप ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए किसी पर्सन को देखते हैं, तो आपको जो ऑर्गन राइट में दिख रहा है, वो उस पर्सन का तो लेफ्ट है ना। बात समझ में आई? तुम्हें जो ऑर्गन अपने रेफरेंस से राइट दिखाई दे रहा है, वो उस पर्सन का क्या है, लेफ्ट। तो मतलब जब भी अगर ह्यूमन में किसी डायग्राम की बात आए, आपको लेफ्ट राइट देखना हो, तो सबसे आसान तरीका है कि एनसीईआरटी के डायग्राम को उठाओ, अपने साथ रखो, और फिर इसके बाद देखो कि अब इसमें से राइट कौन और लेफ्ट कौन है। वहीं पर क्योंकि कॉकरोच एक नॉन कॉर्डेट है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर है, तो मान लो कॉकरोच अगर ऐसे चलता है और आपको डिसेक्ट करना है, तो नर्वस सिस्टम यहां है ना, तो हम कॉकरोच को ऐसे ही पिन लगाते हैं और ऐसे ही पिन लगा के अपन काटेंगे। तो इसकी वजह से अब जो कॉकरोच का राइट होगा वो आपको राइट ही दिखेगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ही दिखेगा। बात समझ में आई? कॉकरोच में जो राइट होगा वो राइट ही दिखेगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ही दिखेगा। जबकि हमारे मामले में ये चीज दिखाई देगी उल्टी। ऐसे ही अगर हम मेढक में बात करें तो भी उल्टी दिखाई देगी, क्योंकि मेढक भी कॉर्डेट है। उसके अंदर भी आप जब डिसेक्शन करेंगे तो वेंट्रल साइड की तरफ से करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले इसके अंदर टेस्टिस पाए जा रहे हैं, जो कि कौन से सेगमेंट में है, 4 से लेकर के 6। सेगमेंट कौन कौन सा, 4 to 6। बोलो 4 to 6 थोरेसिक सेगमेंट या एब्डोमिनल? कौन सा होना चाहिए, एब्डोमिनल। तो अपन ने कहा 4 से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस का जो है नंबर कितना है, 1 पेयर है। हर एक टेस्टिस लगभग 3 से 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। तो ये आपको कहानी कुछ ऐसे करके दिखती है। तो यहां पर ये अपन ने कहा कि ये क्या होगा, इसके अंदर टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस की स्पेलिंग में अगर आप TESTIS लिखते हैं तो ये सिंगुलर होता है। अगर आपने TESTES लिखा तो ये होता है प्लूरल। TESTIS क्या होता है, सिंगुलर। और अगर TESTES लिखा जाए तो ये होता है प्लूरल। मतलब अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक। तो टेस्टिस के बारे में हमने कहा कि इनका नंबर कितना है, कौन से सेगमेंट में है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो ये 4 से लेकर के 6 तक एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। तो 4 से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है एनिमल के टेस्टिस। ऑब्वियस सी बात है, टेस्टिस का काम क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या बनाता है, स्पर्म बनाएगा टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है, यहां से एक डक्ट निकलेगी। जो डक्ट निकल रही थी उसको नाम क्या दिया था आपने, वास्ट डिफरेंस ना। हालांकि वास्ट डिफरेंस में लूप होते हैं, पर ये लूप हम डायग्राम में अभी नहीं बना रहे, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं।
तो हमने कहा कि यहां से अब कौन निकला? वास डिफरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? वास डिफरेंस कहा। तो ये जो वास डिफरेंस है इसका नंबर भी कितना हुआ? 1 पेयर। और काम क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना काम किसका है? वास डिफरेंस का। अब जरा देना ध्यान, ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाकर के ओपन हुई एक स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देते हैं सेमाइनल वेसाइकिल। क्या नाम दिया? सेमाइनल वेसाइकिल। और फिर यहां जो सेमाइनल वेसाइकिल है यहां से अब एक डक्ट बाहर निकलती है जिसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर। तो अब मैंने कहा कि दोनों जब जाकर के वास डिफरेंस मिले तो ये ओपन किसके अंदर हुए? सेमाइनल वेसाइकिल में। तो ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकिल, जो अभी हमें डायग्राम में नहीं दिख रही थी। और क्यों नहीं दिख रही थी वो भी बात करेंगे। तो सेमाइनल वेसाइकिल का काम है कि ये करता है स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहां पे स्पर्म का स्टोरेज होगा और मैच्योरेशन होता है। तो स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म किसका काम है? सेमाइनल वेसाइकिल का काम है। सेमाइनल वेसाइकिल से जो डक्ट बाहर निकली उस डक्ट को नाम क्या देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट यहां बाहर निकल रही है इसको नाम दिया इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को आपने कहा मेल गोनोपोर। और ये जो मेल गोनोपोर था ये एनएस के डॉर्सल साइड में था या वेंट्रल? वेंट्रल था ना। तो अपन ने कहा था इट वाज वेंट्रल टू एनएस। तो एनएस के वेंट्रल साइड पर क्या पाया जाता है? मेल गोनोपोर। अभी तक इतनी बात हमें समझ में आई। अब देखिए यहीं पर ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है इसके पास यहां एक ग्लैंड पाई जाती है। तो ये ग्लैंड है और ये एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन हो रही है। तो ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को मैं यहां नाम दूंगा फैलिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड के लिए हमारे पास एक और नाम भी होता है, इसे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं। तो फैलिक ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड है जो कि एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हुई। क्या अभी तक ये बात हमें समझ में आ रही है? अब देखिए टेस्टिस खत्म कौन से सेगमेंट में हुए थे? छठवें में। छठवें और सातवें सेगमेंट में एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मशरूम ग्लैंड। इस मशरूम ग्लैंड के अंदर दो तरीके की डक्ट पाई जाती हैं। एक तो इसमें अंदर की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर पाई जाते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल। कौन पाई जाती है अंदर की तरफ? स्मॉल ट्यूब्यूल। साइज इनका छोटा है इसलिए आप क्या बोलते हैं? स्मॉल ट्यूब्यूल कह देते हैं। और स्मॉल ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जब आप बात करते हैं तो यहां पर अब पाई जाती हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल। यहां बाहर की तरफ कौन मौजूद है? लॉन्ग ट्यूब्यूल। अब अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने ये मशरूम ग्लैंड बनाई तो इसको बनाते ही सेमाइनल वेसाइकिल नीचे छिप गई और फैलिक ग्लैंड का जो डक्ट वाला पार्ट था ये डक्ट वाला पार्ट भी नीचे छिप गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेमाइनल वेसाइकिल के डॉर्सल साइड पर थी मशरूम ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकिल के डॉर्सल साइड पे कौन थी? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में बाहर की तरफ जो पाई गई इनको हमने कहा लॉन्ग ट्यूब्यूल और अंदर की तरफ जो है इन्हें कहा जाता है स्मॉल ट्यूब्यूल। तो ये अंदर की तरफ कौन हुए? स्मॉल ट्यूब्यूल।
बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल और दोनों को मिला करके हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए कहा क्योंकि ये स्ट्रक्चर केवल इंसेक्ट्स के अंदर ही पाई जाती है, तो इसीलिए क्या कहा इसे कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट के अंदर है? तो ये 6 to 7 सेगमेंट के अंदर पाई जा रही है। तो ये यहां पर ये बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इधर देखो, ये जो यहां पर मेल गोनोपोर है, इस मेल गोनोपोर को सराउंड करते हुए यहां पर एक तो मौजूद होता है राइट फेलोमियर, यानी कि ये स्ट्रक्चर किधर आ गई? मेल गोनोपोर के राइट पे। एक होता है लेफ्ट फेलोमियर जो साइज में कंपेटिबली ज्यादा बड़ा सा रहेगा, हम कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। और एक होता है वेंट्रल फेलोमियर। एक कौन सा हुआ? वेंट्रल फेलोमियर। कहानी को समझो। मान लो ये मेल गोनोपोर है, ध्यान से देखना। लेट्स से कॉकरोच ऐसे करके है, आपको हाइंड एंड दिखाई दे रहा है, ठीक? ये कॉकरोच के पैर नीचे की तरफ है। अगर ये मेल गोनोपोर है तो इसके डॉर्सल साइड पर एनएस मौजूद है, मतलब डॉर्सल साइड तो कवर हो गई ना। अब साइड कौन कौन सी बची? लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। कौन कौन सी साइड बची आपके पास? लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। तो ये जो साइड्स बची, यहां पे कुछ काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और इन काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स को ही हम नाम क्या देते हैं? गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। तो ये अपन ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको मैंने यहां कहा कि ये है गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। अभी मैंने आपको कहा था सीडोपेनिस और टिटिलेटर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? लेफ्ट फेलोमियर का। तो लेफ्ट फेलोमियर के साथ चाहो तो एनसीईआरटी में लिख देना लार्जेस्ट। तीनों फेलोमियर में से सबसे बड़ा होता है लेफ्ट फेलोमियर, और इसी लेफ्ट फेलोमियर में मार्क कर लेना कि इसी के अंदर सीडोपेनिस और टिटिलेटर नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। डन। अब जरा बात थोड़ी सी और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी टेस्टिस से। टेस्टिस ने क्या बनाई? इमेच्योर स्पर्म। जब आपने कहा कि स्पर्म का मैच्योरेशन जाकर के सेमाइनल वेसाइकिल में होता है, तो मतलब कि टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहे हैं वो कैसे हैं? इमेच्योर। अब बोलो टेस्टिस से बनने के बाद कहां जाएंगे ये? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से अब ये जाकर के कहां पहुंचे? सेमाइनल वेसाइकिल। और सेमाइनल वेसाइकिल के ठीक ऊपर कौन मौजूद थी? मशरूम ग्लैंड। अब देखिए, सेमाइनल वेसाइकिल पर एक तो हुआ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। पहला क्या हुआ? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन हुआ, वहीं साथ में यहीं पर मशरूम ग्लैंड मौजूद थी। तो क्यों थी? अब उसका कारण समझो। जो यहां पर शॉर्ट ट्यूब्यूल पाई जा रही थी, ये शॉर्ट ट्यूब्यूल से सेक्रीट होता है एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड। क्या सेक्रीट हो रहा है? न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। वो जाकर के कहां पहुंचा? स्पर्म के पास। दूसरी तरफ कौन मौजूद था? लॉन्ग ट्यूब्यूल। और इसी लॉन्ग ट्यूब्यूल को ही तो आपने नाम दिया था यूरिकोस ग्लैंड। लॉन्ग ट्यूब्यूल का जो सेक्रीशन है, ये सेक्रीशन क्या करता है? दैट इट विल फॉर्म लेयर ऑन स्पर्म्स। तो स्पर्म कुछ पैकेट के फॉर्म में होंगे, तो इन स्पर्म पैकेट के ऊपर क्या बनानी है? इसको लेयर। अब बात समझिए, हमने ये कहा कि यहां जो स्पर्म थे, ये स्पर्म कुछ एक साथ इकट्ठे हुए सेमाइनल वेसाइकिल के अंदर। स्पर्म क्या है? एक साथ इकट्ठे हैं। अब जो ये स्पर्म इकट्ठे हैं, इनको न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रोवाइड करना किसका काम? शॉर्ट ट्यूब्यूल का।
अब शॉर्ट ट्यूब्यूल के बाद लॉन्ग ट्यूब्यूल ने क्या सेक्रीट किया, एक लेयर सेक्रीट करी। जो लेयर सेक्रीट करी वो लेयर बेटा इमीडिएटली इसके ऊपर बनेगी, वो लेयर इमीडिएटली इसके ऊपर बनी। ये लेयर किसने बनाई है, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने। और इस लेयर में होता है यूरिक एसिड, लेयर में क्या होता है, यूरिक एसिड। मान लो एक लेयर को बनाने में अगर 0.5 या 0.05 मिलीग्राम भी यूरिक एसिड यूज होता हो, तो उतना यूरिक एसिड मेल की बॉडी से बाहर गया कि नहीं। अगर यूरिक एसिड बाहर जा रहा है तो हमें इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर रखना चाहिए कि नहीं। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये पहली लेयर किसने बना दी, तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल ने बनाई है, जिसको आप और क्या बोलते हैं, यूरिकोस ग्लैंड। अब इसके बाद ये जो स्पर्म पैकेट है, अब स्पर्म पैकेट के ऊपर एक लेयर बन चुकी है ना, ये स्पर्म पैकेट जाकर के पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब कहां पहुंचेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो इसके ऊपर सेक्रीट करती है सेकेंड लेयर। इजैकुलेटरी डक्ट इसके ऊपर कौन सी लेयर बनाने वाली है, सेकेंड। तो अब हमने कहा कि दूसरी जो लेयर थी वो जो बनेगी, तो अब इजैकुलेटरी डक्ट का जो सेक्रीशन है वो पहले वाले सेक्रीशन के ऊपर ही आएगा। तो ये जो दूसरी लेयर थी वो किसने बनाई है, इजैकुलेटरी डक्ट ने। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद अब ये जो स्पर्म पैकेट है ये बाहर रिलीज होगा। स्पर्म पैकेट क्या हुआ, रिलीज। और रिलीज कहां से होगा, मेल गोनोपोर से। तो अपन ने कहा कि रिलीज हुआ मेल गोनोपोर से। तो मेल गोनोपोर इसको रिलीज करता है, और जब मेल गोनोपोर इसे रिलीज करेगा तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मेल गोनोपोर के ठीक ऊपर फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग है। वो इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो सेक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड है वो बनाता है थर्ड लेयर। सेक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड ने अब यहां क्या बना दिया, थर्ड लेयर। सो इट विल फॉर्म थर्ड लेयर। वो इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो सेक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड है वो बनाता है थर्ड लेयर। सेक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड ने अब यहां क्या बना दिया, थर्ड लेयर। सो इट विल फॉर्म थर्ड लेयर। तो अब इसने यहां पर तीसरी लेयर बना दी। अब ये जो तीसरी लेयर यहां पर बनी वो पहले बनी हुई लेयर्स के ऊपर ही बनेगी। तो ये यहां पर तीसरी लेयर बन गई। अब ये तीसरी लेयर बनने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं इसे, स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या है, स्पर्म पैकेट है। मतलब कि मेल से स्पर्म्स अलग अलग रिलीज होते हैं या पैकेट के फॉर्म में, और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन ट्रांसफर किसके अंदर कर दिए जाएंगे, फीमेल में। एक बार जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थ्योरी भी पढ़ के देखो, फिर बात करते हैं फीमेल के बारे में।
मतलब? हाँ। हाँ। लेयर कैसे, एक के ऊपर नीचे? नहीं, एक लेयर के फॉर्म में। क्या बेटा? नहीं, गोनेपोफाइसिस यहां पर कहा जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो मतलब ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, ग्लैंड नहीं है। हम्म। दोनों में से कभी बोल लो, जो स्पर्म बंडल है उसी को स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। तुम्हारी इच्छा है। एटसेट्रा का मतलब है कि यहाँ पे जो स्किन है जैसे, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्किन पे कुछ सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं, तो वो भी सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, इसलिए एटसेट्रा लिखा है। काइटिनस स्ट्रक्चर है। एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर। हम्म। हाँ, डॉर्सल फेलोमियर नहीं होता, क्योंकि डॉर्सल साइड पे एनस है। मतलब जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन मानते हैं, वो मानते हैं टेस्टिस। बाकी जितने ऑर्गन्स हैं वो सब एक्सेसरी ऑर्गन माने जाते हैं। तो उसी में से जिससे कुछ सेक्रीशन आता हो, उसको हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहेंगे। यही दोनों को मिला के मशरूम ग्लैंड कहते हैं। जैसे मशरूम में नीचे स्टेम होता है, ऊपर फैला होता है, तो एक ग्लैंड कुछ वैसी ही है, तभी इसको नाम दिया जाता है मशरूम ग्लैंड। अगले पेज पे आए। अरे फोटो खींचो जल्दी, फ्री करो, क्या इतना टाइम लगाना है। पीडीएफ आता है कि नहीं? हाँ, तो बस। हम्म।
आगे बढ़ें। यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड लीस्ट हार्मफुल होता है और हार्ड भी होता है, तो इसीलिए वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा। अब बेटा ऐसे कंपोजिशन तो मैंने नहीं पढ़ा कि कितना कितना परसेंट क्या क्या होता है, बाकी यूरिक एसिड होता है ये बात तय है। क्या बेटा? हम्म। 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 हाँ जॉइंटेड है, यहाँ दिख रहा है ना डायग्राम में। थ्रेड लाइक इसलिए कहा है क्योंकि लगभग धागे जैसे है ना, एकदम पतले से। मतलब अगर स्टेटमेंट में अगर बात करें, तो स्टेटमेंट में अगर एज इट इज ये लाइन आ जाती है तो सही है। बाकी अगर कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि क्या इंटरनेट जॉइंटेड होता है, तो हम्म, मतलब एक साथ चिपका दिए जाते हैं। जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रेट हुआ था ना, वो एक साथ स्पर्म्स को चिपका देता है। ये वही जो बात चल रही है जो अपन ने बात की थी ना, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व के बारे में। तो वन पेयर है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव है। वो जो बात कर रहा है वो एनसीईआरटी में जो लिखा है लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, वो बात है नर्व कॉर्ड के बारे में। तभी मैंने कहा था ना, कनेक्टिव और नर्व दोनों सेम बातें हैं। बढ़े आगे। अब ध्यान दो, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
तो मेल के बाद अब अपन बात करने वाले अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए जरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का नंबर कितना था बेटा? 1 पेयर। कितने ओवरीज पाए जा रहे थे? 1 पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाते हैं। तो यहां पे अपन ने कहा ये हो गई यहां पर 1 पेयर ऑफ ओवरीज, और हर एक ओवरी पतले ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड थी। हर एक ओवरी डिवाइडेड किस में है? पतले ट्यूब के अंदर डिवाइडेड है। नंबर होता है इनका 8, पर डायग्राम में गिनेंगे नहीं। तो अब देखें, अब हमने यहां पर कहा कि ये क्या है? एनिमल के अंदर ओवरी। ओवरी का नंबर बोलो कितना है? 1 पेयर है। दूसरा हमने कहा कि ये सेकेंड से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक है, और साइज में टेस्टिस से बड़ा कि टेस्टिस से छोटा? तो टेस्टिस से बड़ा। तो सेकेंड से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक क्या पाई जा रही है? ओवरीज है। तो ओवरी का नंबर कितना है? 1 पेयर, और सेकेंड से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ओवरी होते हैं। अब ओवरी के बारे में अगली बात आती है। हर एक के अंदर पाए जाते हैं 8 ओवेरियोल। क्या पाए जाते हैं? 8 ओवेरियोल है। तो कितने ओवेरियोल पाए जाते हैं हर एक के अंदर? 8। दोनों में मिला के कितने हुए? 16। ये जो ओवेरियोल हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा। यहां पर क्या मौजूद होगा? सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा यहां पाए जाते हैं। तो मतलब कि जिन ओवम का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो यहां पर मौजूद होते हैं। कैसे? समझें। यहां पर ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं जर्मेरियम। ये वाला पार्ट क्या कहा जाता है? जर्मेरियम। नाम इसलिए मिलता है क्योंकि यहां जर्मिनल एपिथेलिया पाई जाती है, यानी कि ओवम का यहां होता है फॉर्मेशन। तो जो ओवम बनता है वो सबसे पहले ऊपर टिप पे बनेगा, फिर यहां एक और ओवम बना तो ये वाला आगे आ जाएगा, अब एक और बना तो ये फिर आगे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वाइटलेरियम। क्या कहा जाता है इसे? वाइटलेरियम। यहां पे ओवम के अंदर योक जमा किया जाता है। क्या जमा करते हैं? योक। योक इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट तो फीमेल की बॉडी से बाहर होना है, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए एग के पास योक होना चाहिए। तो वाइटलेरियम वाले पार्ट में यहां पर जमा क्या किया जाता है? योक जमा किया जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो ओवम है वो जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा है? क्या पाया जाता है? सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो ओवरी के बारे में हमने कहा कि हर एक में ओवेरियोल की संख्या कितनी है? 8। ये ट्यूब के फॉर्म में दिखाई देती हैं, और यहां पर डेवलपिंग ओवा का नंबर कितना होता है? डेवलपिंग ओवा यहां पाए जाते हैं। अब जो ओवरी है उससे आगे अब अराइज होती है ओविडक्ट। क्या अराइज होने वाली है? ओविडक्ट। तो अब आप देखो, यहां पर ये जो ओवरी है, ये ओवरी से अराइज हुई एक ओविडक्ट। ऐसे ही इस वाली ओवरी से भी क्या निकला? एक ओविडक्ट। तो यहां ओविडक्ट बेटा कितने हो गए? 2। कितने ओविडक्ट हुए? 2 हो गए ना। तो अपन ने कहा कि ये यहां पर लेफ्ट और राइट ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट आगे चल करके कंबाइन करते हैं, और जब ये कंबाइन करेंगे तो बनता है कॉमन ओविडक्ट। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉमन ओविडक्ट बनता है, जिसको अपन कहते हैं वेजाइना। तो ये बना कॉमन ओविडक्ट, और इसी कॉमन ओविडक्ट का नाम है यहां पर वेजाइना। और इसी कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग है इसको कहते हैं फीमेल गोनोपोर। तो ओपनिंग का नाम क्या है? फीमेल गोनोपोर।
तो अपन ने कहा इसी को फीमेल गोनोपोर कहा जाता है। अब आप देखिए फीमेल में आपने कहा था ना 7वां स्टर्नम बोट शेप था, क्योंकि ओवरी कहां खत्म हो गई 6 पे, उसके आगे ही तो ये बनेगा। तो इसीलिए अपन ने कहा कि उसके आगे अब यहां पर ये जो कॉमन ओविडक्ट है ये आगे जाकर के ओपन किसके अंदर होती है, तो अपन ने कहा यहां रहेगा जेनाइटल पाउच की जेनाइटल चैम्बर। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, जेनाइटल पाउच, पर ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर। तो ये ओपन कहां हुआ, जेनाइटल चैम्बर में कि पाउच में, चैम्बर, यहां अपन क्या कहेंगे, जेनाइटल चैम्बर। तो ये ओपन हो रहा है जाकर के जेनाइटल चैम्बर, बन जाएगा कॉमन ओविडक्ट। जब ये कंबाइन करेंगे तो बनता है कॉमन ओविडक्ट। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन ओविडक्ट बनता है, जिसको अपन कहते हैं वेजाइना। तो ये बना कॉमन ओविडक्ट, और इसी कॉमन ओविडक्ट का नाम है यहां पर वेजाइना। और इसी कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग है इसको कहते हैं फीमेल गोनोपोर। तो ओपनिंग का नाम क्या है, फीमेल गोनोपोर। तो अपन ने कहा इसी को फीमेल गोनोपोर कहा जाता है। अब आप देखिए फीमेल में आपने कहा था ना 7वां स्टर्नम बोट शेप था, क्योंकि ओवरी कहां खत्म हो गई, 6 पे, उसके आगे ही तो ये बनेगा। तो इसीलिए अपन ने कहा कि उसके आगे अब यहां पर ये जो कॉमन ओविडक्ट है ये आगे जाकर के ओपन किसके अंदर होती है, तो अपन ने कहा यहां रहेगा जेनाइटल पाउच की जेनाइटल चैम्बर। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, जेनाइटल पाउच, पर ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर। तो ये ओपन कहां हुआ, जेनाइटल चैम्बर में कि पाउच में, चैम्बर, यहां अपन क्या कहेंगे, जेनाइटल चैम्बर। तो ये ओपन हो रहा है जाकर के जेनाइटल चैम्बर। अब देखो यहां कॉमन ओविडक्ट आकर के ओपन हुआ, इसके अलावा हमने कहा कि यहां पर स्पर्मेथिका भी मौजूद है, और स्पर्मेथिका का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेथिका में हमने देखा कि दो थे, एक ऊपर की तरफ है और एक कहां, राइट की तरफ बना है। ज्यादा डेवलप्ड कौन है, ऊपर वाला। अगर एक राइट है तो इसका मतलब हुआ दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला ज्यादा डेवलप्ड है जबकि राइट वाला कम। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो गया बेटा, स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका का काम है फीमेल के अंदर स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो ये करता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म स्टोरेज के लिए यहां पाई जाती है स्पर्मेथिका। अब ये जो स्पर्मेथिका है इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे ग्लैंड भी मौजूद है, और जो ग्लैंड पाई जा रही है उसमें अपन ने कहा कि राइट वाला पार्ट बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं होता, जबकि लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा ब्रांच्ड होता है। तो लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर ब्रांचिंग है ज्यादा, जबकि राइट वाले पार्ट में ब्रांचिंग है कम। और ये जो ग्लैंड है इसको नाम क्या दिया अपन ने, हमने इसे कहा कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या कहा, कोलेटेरियल ग्लैंड कहा जाता है। तो इसे नाम दिया गया कोलेटेरियल ग्लैंड। तो कोलेटेरियल ग्लैंड है, तो ये यहां पर मौजूद है। अभी तक तो बात की अपन ने फीमेल के अंदर यहां क्या क्या है, अब इधर आते हैं जेनाइटल चैम्बर में क्या है। तो जैसे मेल के अंदर पाए जा रहे थे गोनेपोफाइसिस, इन द सेम फैशन गोनेपोफाइसिस फीमेल में भी पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर जो गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं उसमें आप देखें इनका नंबर होता है 3 पेयर। कितने रहेंगे, 3 पेयर। एनसीईआरटी वाले फोटो में देखो, क्या आपको 3 पेयर दिख रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं। यहां आप देखो जो तीसरा वाला है इससे निकलता हुआ आपको एक दिख रहा है, दूसरे वाले से बीच में से निकलता हुआ एक स्ट्रक्चर सी दिख रही है, वो तीसरा वाला है। वो कौन है, तीसरा वाला है।
तो ऐसे करके देखो, अपन ने कहा कि ये यहां क्या बने, गोनेपोफाइसिस। और गोनेपोफाइसिस की संख्या कितनी है, 3 पेयर। तो 3 पेयर ऑफ गोनेपोफाइसिस यहां पर पाए जाते हैं। ये हो गई यहां पर गोनेपोफाइसिस। अब देखिए, जेनाइटल पाउच का जो नीचे वाला पार्ट है, इसको अपन ने क्या कहा था बेटा, वेस्टिब्यूलम। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलम। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम दोनों को मिला के क्या कहोगे, जेनाइटल पाउच। क्या कहा जाएगा, जेनाइटल पाउच नाम देंगे। तो जेनाइटल पाउच के अंदर कितनी चीजें, दो। एक तो जेनाइटल चैम्बर और दूसरा कौन है, वेस्टिब्यूलम। दोनों को मिला करके बोलते हैं जेनाइटल पाउच। मतलब मेल में जेनाइटल चैम्बर और जेनाइटल पाउच सेम बातें होती हैं, पर फीमेल में ऐसा नहीं है। मेल के अंदर जेनाइटल चैम्बर को ही जेनाइटल पाउच कहते हैं, पर फीमेल के अंदर ऐसा है क्या, नहीं। कोलॉइड के फॉर्म में मतलब, तो एनसीईआरटी ने लिखा है ना, ग्लूड टुगेदर, यानी कि एक साथ चिपका दिए जाते हैं। तो ग्लूड का ये काम होता है सेमाइनल वेसाइकिल पे। 7th 8th और 9th। वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर की तरफ है वो मेल में है, फीमेल में इसके अंदर की तरफ होता है। 7th 8th तो 9th हुआ, 10वां कहा गया, वो किस काम आएगा, 10वां स्टर्नम बचा ना, वो इसी काम आता है। कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को ही हम कहते हैं फीमेल गोनोपोर। बढ़े आगे।
वेस्टिब्यूलम नीचे की तरफ जो स्पेस है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे, यहां ऊथिका बनता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूल मतलब होता है खाली जगह। ये इतना पूरा पार्ट ये कॉमन ओविडक्ट है। इसकी ओपनिंग का नाम जो कि ये है, इसका नाम है फीमेल कोनोपोर। आगे बढ़ जाए, देखिए अब ध्यान देंगे, जब कॉपुलेशन होगा उस टाइम पर मेल से क्या रिलीज होने वाला है? स्पर्मेटोफोर। क्या हमें ये बात क्लियर है कि मेल से स्पर्मेटोफोर रिलीज होगा? ये जो स्पर्मेटोफोर है, इट विल बी पिक्ड बाई फीमेल, तो ये ट्रांसफर किसके अंदर होगा? फीमेल। तो ये जाकर के पहुंचा कहां? फीमेल के अंदर। जब फीमेल में पहुंचेगा तो स्पर्मेटोफोर के अंदर क्या मौजूद थे? स्पर्म। ये स्पर्म रिलीज होंगे एंड नाउ दीज स्पर्म्स विल बी स्टोर्ड इन, कहां स्टोर होते हैं? स्पर्मेथिका में ना। तो अपन ने कहा कि स्पर्म स्टोर हुए फीमेल के अंदर स्पर्मेथिका में। क्या यहां तक हमको कोई समस्या है? नहीं ना। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहां पर ओवरी से रिलीज होंगे ओवा। क्या रिलीज होंगे? ओवा। देखो, एक ओवरी में ओवेरियोल कितने थे? 8। दोनों में मिला के कितने हुए? 16। हम लगभग एक रेंज ले लेते हैं कि कितने? 14 से 16। लगभग अपन ने रेंज क्या ले लिया? 14 से 16। तो अपन ने कहा कि लगभग 14 से 16 ओवा रिलीज हुए। ये ओवा जब रिलीज होंगे तो यहां से रिलीज होकर के ओविडक्ट से होते हुए अब ये कहां जाएंगे? जेनाइटल पाउच में, जेनाइटल चैम्बर में। तो हमने कहा कि ये ओवा पहुंचे जेनाइटल चैम्बर में। अब इधर यहां स्पर्मेथिका में क्या मौजूद था? स्पर्म। स्पर्मेथिका के अंदर क्या था? स्पर्म। वो स्पर्मेथिका इसीलिए तो यहीं ओपन हो रही है, क्योंकि इधर एक तो ओवम आ गए, इधर क्या आ गया? स्पर्म आ गया। जब ओवम और स्पर्म आएगा तो अब इसकी वजह से क्या होगा? यहां पर फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और यहां पर एक बार में कितने फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे? 14 टू 16 फर्टिलाइज्ड एग। कितने फर्टिलाइज्ड एग बने? 14 टू 16 फर्टिलाइज्ड एग्स यहां पर बनते हैं। अब ये जो 14 टू 16 फर्टिलाइज्ड एग्स बने, अब यहां पर क्या होगा? आएगा सेक्रीशन ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड। किसका सेक्रीशन आने वाला है? कोलेटेरियल ग्लैंड का सेक्रीशन यहां आएगा। और ये जो कोलेटेरियल ग्लैंड का सेक्रीशन आएगा, इट विल फॉर्म ऊथिका। ये क्या बना देगा? ऊथिका। मतलब कि ये जो 14 से 16 एग हैं, इन ऊथिका, इन एग्स को एक कॉमन कवरिंग के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये जो ऊथिका है, ऊथिका का नंबर, एक बार के कपुलेशन में जो ऊथिका बनती है उनका नंबर होता है 9 से 10। कितनी ऊथिका है? 9 से 10। और हर एक ऊथिका में एग का नंबर 14 टू 16। ऊथिका का नंबर कितना? और ऊथिका में एग का नंबर कितना? ये दो डेटा एनसीईआरटी ने दिए हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन होगा याद करने में कि नंबर ऑफ एग क्या था और नंबर ऑफ ऊथिका क्या था। तो बस वही आप 8 दूनी 16 वाली बात याद रखना, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि 14 टू 16 वाला नंबर किसका है? एग का है। और 9 टू 10 वाला नंबर किसका है? ऊथिका का है। ये जो ऊथिका है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कलर लगभग कैसा रहने वाला है ऊथिका का? रेडिश ब्राउन जैसा इसका कलर होगा। और ये जो ऊथिका है, इसकी जो है अगर अपन देखें कि लगभग लंबाई वगैरह बात करें तो 8 मिलीमीटर के आसपास होती है। लंबाई वगैरह कितनी रहेगी? 8 मिलीमीटर के आसपास लंबाई है। ये जो ऊथिका है, इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है किसी क्रैक या सर्वाइस में। तो इसे कहां डिपॉजिट किया? किसी क्रैक या सर्वाइस में। मतलब कि क्रैक का मतलब हुआ, मान लो जो दीवार वगैरह है उसमें कहीं कुछ क्रैक है तो बीच में स्पेस बन जाएगा।
छोटा सा ऊथिका वहां डिपॉजिट कर दिया, या सर्वाइस का मतलब क्या हुआ, कोई गड्ढा वगैरह हो वहां पे डिपॉजिट किया। अब बोलो ये क्रैक या सर्वाइस जहां पर हो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम? तो अपन ने कहा विद हाई ह्यूमिडिटी। तो इस जगह पर ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब इसका मतलब है कि आगे जितना डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अभी किसके अंदर होने वाला है, ऊथिका में। अभी ये डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, ऊथिका में। फर्दर जो डेवलपमेंट होगा तो उसमें आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट इन पेरिप्लेनेटा ये कैसा होता है, पोरोमेटाबोलस। तो पेरिप्लेनेटा में जो डेवलपमेंट है ये कैसा है, पोरोमेटाबोलस। बल्कि इस चीज को अभी अपन छोड़ देते हैं, अगली क्लास में बात कर लेंगे। अभी आप यहां तक का लिख लो एक बार। स्पर्मेटोफोर नहीं, स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। स्पर्मेटोफोर जो खाली हैं उन्हें बाद में बाहर रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, हर ऊथिका के अंदर 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होंगे। तो आज यहां तक लिख के कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ी सी बात बची वो अपन डेवलपमेंट की कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं मेढक। हाँ, मेढक पढ़ेंगे उसके बाद। ओके।